9 मई 2024 वो दिन जब सन की तरफ से एक बहुत बड़ा आग का गोला अर्थ की तरफ आके टकराया था और इस आग के गोले को सोलर फ्लेयर या फिर एक सोलर स्टॉर्म कहते हैं। देखिए, सोलर फ्लेयर बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह होती है जो कि सन की सरफेस से निकलती है और रिसेंट आए हुए सोलर फ्लेयर को G5 सोलर फ्लेयर कैटेगराइज किया गया है। वैसे तो सोलर फ्लेयर का आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर सोलर फ्लेयर G5 लेवल का सोलर फ्लेयर हो, नासा के मुताबिक G5 सोलर फ्लेयर सबसे हाईएस्ट इंटेंसिफाइड सोलर फ्लेयर होता है। देखिए, इन सारी बातों को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सोलर फ्लेयर आखिर होता क्या है और ये सन की सरफेस पे फॉर्म कैसे होता है। सो लेट्स फाइंड आउट। 20 years, the Space Weather Prediction Center has issued a level 4 geomagnetic storm watch alert. देखिए, सन की बेसिकली दो मेजर लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। अब इंटरेस्टिंगली इनर लेयर मजीद 3 लेयर्स में सब डिवाइडेड होती है, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। अब जो सन का कोर होता है वो बेसिकली प्लाज्मा का बना होता है और यही वो एरिया होता है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाइज एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर हीलियम 4 के आइसोटॉप्स बना रहे होते हैं। यानी होता कुछ यूं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं, ड्यूट्रियम जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 2 होता है और ट्रीटियम जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 3 होता है। यानी जो ड्यूट्रियम आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का, इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होता है। यानी दोनों कंबाइन होके 2 न्यूक्लियॉन्स बना देते हैं, जबकि ट्रीटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन होता है। यानी इन शॉर्ट ट्रीटियम का न्यूक्लियॉन नंबर 3 होता है। अब होता कुछ यूं है कि ये 2 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म होता है। यानी इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हीलियम 4 का आइसोटॉप बना देते हैं, जबकि एक न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ये जो न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, इसी न्यूट्रॉन की वजह से सन के कोर में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फॉर्म होती है और सन के कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब देखिए, सन के अंदर हाइड्रोजन आइसोटॉप्स और उनसे बने हुए हीलियम आइसोटॉप्स थोड़ी अमाउंट में तो हो नहीं सकते। ये एलिमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में सन के प्लाज्मा के अंदर बहुत ही बड़ी कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि सन का प्लाज्मा बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर मुश्तमिल होता है। अब हमें ये भी पता है कि जहां चार्जेस मौजूद होते हैं वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है और जब कोई चार्ज स्टैटिक या फिर रुका हुआ होता है वो अपने अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज जब मूव या फिर एक्सेलरेट करता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके कोर में मौजूद प्लाज्मा की रोटेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब सन के कोर में मौजूद प्लाज्मा की एनर्जी सन के आउटर लेयर्स तक पहुंचती है। सन का आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर मजीद 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। अब इन लेयर्स में से जो सबसे ज्यादा विजिबल लेयर होती है, जिसको हम अर्थ से भी देख सकते हैं, वो फोटोस्फेयर होती है। अब सन के कोर में मौजूद ये प्लाज्मा जब रोटेट करता है तो सन के आउटर मोस्ट लेयर्स कोरोना और क्रोमोस्फेयर में प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ हूप्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ उछलता है और प्लाज्मा की हूप की फॉर्म में एक बहुत बड़ी वेव बनती है, बिल्कुल एक समंदर की लहर की तरह। इनको सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। यानी आप सन को एज अ मैग्नेट की तरह कंसिडर कर लें। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। जब इसके कोर का प्लाज्मा नॉर्थ पोल की तरफ रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी। सिमिलरली अगर कोर का प्लाज्मा साउथ पोल की तरफ रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। नाउ कमिंग बैक टू द सोलर फ्लेयर, सन के कोर में मौजूद प्लाज्मा नॉर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है तो ये प्लाज्मा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूप की फॉर्म में 11 साल तक बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि सन के कोर में मौजूद प्लाज्मा हर 11 साल के बाद अपनी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करता है, तो 11 साल के बाद जैसे ही ये कोर में मौजूद प्लाज्मा नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करेगा तो जो पहले वाली सोलर फ्लेयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी थी, उसकी मैग्नेटिक वेव और नई बनने वाली मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जिससे ये प्लाज्मा का तूफान सन की कोरोना लेयर से एक आग के तूफान की तरह अर्थ की तरफ निकलेगी।
यानी अब जो 11 साल पहले लास्ट सोलर फ्लेयर आया था वो 2014 में आया था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए अर्थ को 2014 में इतना कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन जो 2024 और 25 में आने वाले सोलर फ्लेयर्स हैं उनको साइंटिस्ट्स ने एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स कहा है। यानी सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी के मुताबिक उनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, बी क्लास, सी क्लास, एम क्लास और सबसे लास्ट एक्स क्लास। अब इनमें जो बी क्लास सोलर फ्लेयर्स होते हैं वो सबसे कम इंटेंसिफाइड या फिर कम एनर्जेटिक सोलर फ्लेयर्स होते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिफाइड सोलर फ्लेयर है उसको एक्स क्लास कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2025 में आने वाले सोलर फ्लेयर्स से हमें खतरा है? देखिए, इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। देखिए, जब एक सोलर फ्लेयर सन से फायर होकर अर्थ की तरफ आने लगा है तो बीच रास्ते में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। देखिए, स्पेस में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो सोलर फ्लेयर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी अर्थ तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही खत्म तो नहीं होती पर कम जरूर हो जाती है, लेकिन ये इतनी कम नहीं होती कि हम ये कह सकें कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है। देखिए, जिस तरह सन के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसी तरह अर्थ के अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और ये मैग्नेटिक वेव्स हमें सोलर फ्लेयर्स से बचाती आई हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि ये मैग्नेटिक वेव्स हमें कब तक सोलर फ्लेयर्स से बचाती रहेंगी, क्योंकि नासा की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में एक एक्स क्लास सोलर फ्लेयर अर्थ की तरफ आने वाला है। क्योंकि ये एक एक्स क्लास सोलर फ्लेयर है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और ये अर्थ के जियो मैग्नेटिज्म को ब्रेक करके अर्थ पर तबाही फैला सकता है। यानी इससे पहले कि ये सोलर फ्लेयर खुद अर्थ को हिट करे, ये अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ये सैटेलाइट तबाह होकर अर्थ की तरफ गिरकर टूटना शुरू हो जाएंगी। अब इस वक्त अर्थ के ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स मौजूद हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये हजारों सैटेलाइट्स अगर एक साथ अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाएं तो कैसी तबाही होगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग का मंजर होगा। वेल, लेट्स जस्ट इमेजिन कि हम इस सैटेलाइट ब्रेकडाउन को भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा की इतनी बड़ी बॉल अर्थ से टकराएगी उसको कैसे सर्वाइव करोगे? तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि सोलर फ्लेयर कितना खतरनाक हो सकता है। वेल, नाउ लेट्स जस्ट वेट कि साइंटिस्ट इसके बारे में और क्या कहते हैं।